Good evening to everybody. In the last lecture we discussed on the different types of elements, 14 elements including 115 elements are included in the core elements, and we have been discussed over that. Okay, so we are watching that 15 elements of core Dublin core data metadatabase, and in last lecture we have been discussed over that what is meaning by the metadata standard, and as example we have been also discuss on the metadata standard that is called Dublin core. Okay, so how many elements are included in the metadata standard in Dublin core? There are 15 elements are included. Okay, so which are they? First one is a title. So what kind of the bibliographic elements are come in the bibliography? All these are included here, like a title, author, date, वगैरह, publisher. Okay, so we will use in online methods. Okay, in offline methods we are using same elements. In many case we are using more elements, and in many case we are using less elements, but approximately we are using all kinds of the elements in bibliographic record, which may be online or which may be offline. Okay, so which are they? First one, title, the name given to the resource by the creator or publishers. Okay, so when the writer want to write the book, at that time he should be given the title there. Okay, it is less happen like this that author is written the books and he don't give the title of the books. ऐसा बहुत बार कम बार होता है कि ऑथर बुक लिखता है उसे टाइटल नहीं देता, तो जो बुक्स लिखता है उसे टाइटल देना ही पड़ता है, भले ही वो पहले दे टाइटल में टाइटल देकर बुक्स लिखे या बुक्स लिखकर टाइटल दे, लेकिन उसे देना ही पड़ता है. ओके, विदाउट टाइटल वी कैन फाउंड रेयरली बुक्स. बिना टाइटल के ऐसे बुक्स हमें रेयरली मिलते हैं. ओके, title will be name by which resource is formally known. If the title is the HTML, then the source document be viewed and title heard is also included as a title. Okay, तो टाइटल देने की बहुत सारी मेथड्स है, प्रोसीजर्स है, उसके अकॉर्डिंग टाइटल दिया जाता है. और फिर टाइटल पढ़ के ही हम बुक रीड करते हैं या परचेज करते हैं. ओके, क्योंकि टाइटल पढ़ने के बाद हमें यूजर विल अंडरस्टैंड हिज इंटरेस्ट. ओके, और इंफॉर्मेशन नीड. टाइटल पढ़ के ही यूजर को अपना इंटरेस्ट पता चलता है या उसकी जो इंफॉर्मेशन नीड है वो पता चलती है कि किस बुक को हमें पढ़ना है या लेना है, बोरो करना है. ओके, या परचेज करना है. ओके, लाइब्रेरी हो तो बोरो करना पड़ता है, और शॉप हो, बुक स्टॉल हो तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो. So if the title is HTML, then source document be viewed and title heard is also included as a titles. तो ऑनलाइन में HTML के फॉर्म में टाइटल होता है, लेकिन वो हमें फ्रंट पार्ट में दिखाई देता है टाइटल.
फिर उसके बाद ऑथर या क्रिएटर आता है। तो ऑथर में क्या होता है, द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलेक्चुअल कंटेंट ऑफ द रिसोर्स। ओके, सो ऑथर कैन बी individual person or institutions. Both can write any kinds of document whether it is offline as well as online. Okay, संस्था या व्यक्ति लिख सकता है या ऑथर बन सकता है, फिर चाहे वो ऑफलाइन बुक क्रिएट करता हो या ऑनलाइन ई बुक्स क्रिएट करता हो, लेकिन दोनों का ऑथर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर in the case of written document, artists, photographers and illustrator in case of visual resources। तो यहाँ पर बुक्स और डॉक्यूमेंट के ही केवल ऑथर होते हैं ऐसा नहीं है। सपोज किसी ने सीडी क्रिएट की होगी तो उसका क्रिएटर है, किसी ने फ़ोटो एल्बम बनाया होगा तो उसका वो फोटोग्राफर उसका क्रिएटर है या ओनर है या ऑथर है, या किसी ने कुछ म्यूजिक बनाया है, कुछ परफॉर्मेंस बनाया है तो वो उसका आर्टिस्ट होता है। ओके, तो इस तरह से क्रिएशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं और उनके क्रिएटर भी उस नाम से पहचाने जाते हैं जो उसने क्रिएट किया। ओके, यदि म्यूजिक क्रिएट किया होगा तो उसे म्यूजिशियन कहा जाता है, लिरिक लिखा होगा तो उसे लिरिसिस्ट कहा जाता है, या वेबसाइट बनाया होगा तो उसे डेवलपर कहा जाता है, प्रोग्राम तैयार किया होगा तो उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। तो अलग अलग नाम से क्रिएटर या ऑथर जाने जाते हैं कि उन्होंने क्या क्रिएट किया। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो ईजी टू आइडेंटिफाई द क्रिएटर बाय द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। तो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट से हमें पता चल जाता है कि क्रिएटर कौन हो सकता है। ओके, photographer, illustrator in case of visual resources. Subject or keywords, the topic of the content of the resource, typically subject will be expressed as keywords, phrases or classification codes that describe the topic of the resources. Okay, तो इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर टाइटल के बारे में हमने जाना, ऑथर या क्रिएटर के बारे में जाना, तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होता है सब्जेक्ट और कीवर्ड्स। तो टाइटल से हमें सब्जेक्ट पता चलता है कि टाइटल में कौन से कीवर्ड है, उससे हमें सब्जेक्ट पता चल जाता है। ओके, यदि ऐसा टाइटल दिया जाए तो फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी साइंस, तो इससे हमें पता चल जाता है कि लाइब्रेरी साइंस का ये मेन टॉपिक का ये बुक्स है और क्लासिफिकेशन सब टॉपिक पर ये लिखा हुआ है, हमें तुरंत पता चल जाता है। ओके, और न्यू ट्रेंड्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ओके, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बुक है और न्यू ट्रेंड्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये सब टॉपिक है। तो इस तरह से कीवर्ड से ही हमें सब्जेक्ट का पता चलता है, इसलिए कीवर्ड और सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट है। यदि कीवर्ड सब्जेक्ट से हमें ये पता नहीं चलता तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। द टॉपिक ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिसोर्स, टिपिकली सब्जेक्ट विल बी एक्सप्रेस्ड एज ए कीवर्ड्स, फ्रेज और क्लासिफिकेशन कोड्स दैट डिस्क्राइब टॉपिक ऑफ द रिसोर्स। तो इस तरह से सब्जेक्ट या कीवर्ड से हमें पता चलता है। देन डिस्क्रिप्शंस, उससे भी पता चल जाता है डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन यानी कि हम प्रीफेस लिखते हैं या अबाउट ऑथर लिखते हैं तो उसमें हमें बुक किस प्रकार का है लिखना पड़ता है, कौन से कंटेंट उसमें ऐड किए गए हैं, किस कंटेंट पे बात की गई है, चर्चा की गई, कन्वर्सेशन किया गया है, ये सारा डिस्क्रिप्शंस उसमें आता है, फिर उससे हमें ये पता चल जाता है। ओके,
an account of textual descriptions of the content of the resource, including abstract in the case of document like object or content, description in case of visual resources, and references to graphical representation of content. ओके, तो अलग अलग कंटेंट जो होते हैं, अलग अलग डायग्राम, टेबल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम वहाँ पर देते हैं। तो बुक और बुक्स में जो कंटेंट इन्वॉल्व है उससे हमें पता चलता है कि किस तरह का डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दिया है। ओके, उसके बाद फिर आता है पब्लिशर। तो पब्लिशर यानी कि सबको पता है जो बुक पब्लिश करने में मदद करता है ऑथर को, उसे हम पब्लिशर कहते हैं। ओके, पब्लिशर इज nothing, or publisher is the owner of publication, that is called the publisher. Sometime from outside people also become the publishers, and he can publish the books by different publication, but name is given others name of person, that is called publisher. कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिशन अलग पब्लिशर अलग होता है, पब्लिकेशन अलग पब्लिशर अलग होता है, क्योंकि अलग नाम भी दिया जा सकता है पब्लिशर का। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पब्लिकेशन का ओनर है वही पब्लिशर होता है, या पब्लिश इंस्टीट्यूट है वही पब्लिशर होती है। एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिसोर्स अवेलेबल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, सच एज अ पब्लिशर, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट एंटिटी। तो पब्लिशर में कौन कौन आता है? पब्लिशर में यहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, डिपार्टमेंट आ सकता है, कॉर्पोरेट बॉडी आ सकती है। ओके, अदर कंट्रीब्यूटर इसमें पर्सन आता है, ऑर्गेनाइजेशन आता है, इन एडिशन टू दोज स्पेसिफाइड इन द क्रिएटर एलिमेंट्स हु हैव मेड significant intellectual contributions to the resource, but whose contribution is secondary to the individuals or entities specified in the creator elements. Okay, अदर कंट्रीब्यूटर उसमें क्या आता है? पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, इन एडिशन टू दोज स्पेसिफाइड इन द क्रिएटर एलिमेंट्स हु हैव मेड significant intellectual contributions to the resource, but whose contribution is secondary to the individuals or entities specified in the creator elements. तो अलग अलग नाम, अलग अलग संस्था के नाम से इसमें कंट्रीब्यूटर आते हैं। ओके, तो डेट व्हेन द रिसोर्स वाज मेड अवेलेबल इन प्रेजेंट फ्रॉम अ डेट एसोसिएटेड विथ इवेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ रिसोर्स। तो उसमें डेट यानी कि क्या, जब हम बुक पब्लिश करते हैं तो उसमें डेट आता है, और डेट क्या क्या अलग अलग फॉर्म इसमें आते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। डेट जब हम बुक पब्लिश करते हैं वो डेट वहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है, तो इसको डेट कहते हैं। रिसोर्स टाइप, तो द कैटेगरी ऑफ द रिसोर्स सच एज होम पेज, नावल, पोएम, वर्किंग
paper, technical report, essay, dictionary, it is expected that resource type will be chosen from enumerated list of types. Okay, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि रिसोर्स टाइप किसे कहते हैं और फॉर्मेट किसे कहते हैं. ओके, तो रिसोर्स टाइप में रिसोर्स किस प्रकार का है और किस पर बुक्स लिखा गया है ये हमें यहाँ पर देखना है. फॉर्मेट द फिजिकल और डिजिटल मैनिफेस्टेशन ऑफ रिसोर्स, द डेटा representations of the resource such as text, HTML, ASCII, PostScript file, executable application format will be assigned from enumerated list such as register internet media type. Format may include the media type or dimension of the resource. Okay, तो रिसोर्स आइडेंटिफायर इसमें आता है स्ट्रिंग और नंबर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिसोर्स. एग्जांपल फ्रॉम नेटवर्क रिसोर्स इंक्लूडिंग URL, URN, डिजिटल आइडेंटिफायर ऑब्जेक्ट, ISBN. तो रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी कि क्या, जो अलग अलग URL होती है, URNs होती है, DIO होती है, ISBN होता है, तो उससे हमें डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक हो या ऑफलाइन हो, मैनुअल हो या फिजिकल डॉक्यूमेंट हो, तो उससे हमें बुक का आइडेंटिफिकेशन मिलता है, यानी कि यूनिकनेस वहाँ से हमें पता चलता है. जैसे कि एक व्यक्ति का नाम पर्टिकुलर होता है और उससे हमें उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके फेस और नेम से. तो इस तरह से इससे हमें पता चलता है कि बुक्स किस प्रकार का है और कौन सा बुक से आइडेंटिफाई करता है. सोर्स, the work either print or electronic from which this resource is derived, if applicable, a reference to resource from which present resource is derived. तो सोर्स से हमें पता चल जाता है कि किस सोर्स से ये डिलीवर किया गया है. रेफरेंस टू रिसोर्स फ्रॉम विच प्रेजेंट रिसोर्स इज डिराइव्ड. ओके, और फिर लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का हो, या बुक डॉक्यूमेंट हो या नॉन बुक डॉक्यूमेंट हो. ओके, लेकिन उसे लिखा जाता है तो लिखने के लिए लैंग्वेज चाहिए, भले ही वो वेबसाइट हो, सॉफ्टवेयर हो, तो उसको लिखने के लिए लैंग्वेज चाहिए होती है. लेकिन वो लैंग्वेज इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज होती है, जैसे कि जावा है, स्क्रिप्ट है, वगैरह वगैरह ऐसी लैंग्वेज होती है. मशीन लैंग्वेज होती है और कोडिंग लैंग्वेज होती है, तो उसमें वे लिखते हैं, लेकिन उसको भी एक पर्टिकुलर उसकी लिपि होती है, कैरेक्टर होता है और उसमें वो लिखा जाता है. ठीक उसी तरह से बुक डॉक्यूमेंट होगा तो हर एक लैंग्वेज में हम उसे लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, फिर चाहे पुर्तगीज है या फ्रेंच है, ओके, रसीन है. हर एक लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट आपको मिलता है और मिल सकता है. कहने का मतलब हर एक डॉक्यूमेंट को एक अपनी लैंग्वेज होती है, चाहे वो बुक डॉक्यूमेंट हो या नॉन बुक डॉक्यूमेंट हो. ओके, रिलेशन टू द अदर्स रिसोर्स, रेफरेंस टू द रिलेटेड रिसोर्स. जो डॉक्यूमेंट होता है उसका रिलेशन अदर सोर्स से क्या है, जैसे कि प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी या टर्शियरी सोर्स में ये आता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है. कवरेज, द एक्सटेंशन और स्कोप ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिसोर्स, द स्पेशल लोकेशन, प्लेस नेम और जोग्राफी कोऑर्डिनेट एंड टेम्पोरल ड्यूरेशंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसोर्स, एक कवरेज इसमें आता है. द एक्सटेंस और स्कोप ऑफ द कंटेंट
of the resource, the spatial location, place, name और geographic coordinate इसमें आता है, temporal duration भी इसमें आता है, ओके। और फिर बाद में लास्ट जो एलिमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है, राइट मैनेजमेंट। द कंटेंट ऑफ दिस एलिमेंट्स इज इंटेंडेड टू बी लिंक or to copyright notice, a right management statement, or perhaps server that would provide such information is dynamic way. A right information often encompasses intellectual property right, copyright, various property rights, okay। तो इस तरह से डुबलिन कोर के जो 15 एलिमेंट्स है उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। और फिर उसके बाद क्वालिफाइड डुबलिन कोर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ऑडियंस प्रोवेंस एंड राइट होल्डर आर इट्स एलिमेंट्स बट नॉट पार्ट ऑफ सिंपल डुबलिन कोर विच हैज 15 एलिमेंट्स, ओके। क्वालिफाइड डुबलिन कोर के भी 15 एलिमेंट्स है, जैसे कि ऑडियंस है, प्रोवेंस है, राइट होल्डर है, ओके। Audience, provenance, right holder are elements but not part of simple Dublin core which 15 elements। ये भी अलग एलिमेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डुबलिन कोर के एलिमेंट्स है, लेकिन डॉक्यूमेंट के नहीं है सिंपल एलिमेंट्स में। जैसे क्लास ऑफ एंटिटी फॉर whom the resource is intended may be determined by the creator publishers, okay। And provenance statement may include descriptions of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that is significant for its authenticity, integrity and interpretation, okay। Provenance statement may include descriptions of any changes in ownership and custody of the resource since its creations that is significant for its authenticity, integrity and interpretations. Rights holder, okay। A person or organization owning or managing rights over the resource to indicate the entity. It is better to use URL, URI and name of the right holder, okay। तो इस तरह से डुबलिन कोर के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। अभी मेट्स मेटाडेटा एनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। द मेटाडेटा एनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड दैट इज कॉल्ड मेट्स इज मेटाडेटा स्टैंडर्ड फॉर एनकोडिंग डिस्क्रिप्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चरल मेटाडेटा रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट विद इन डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी में ये मेटाडेटा इम्पोर्टेंट होता है और इसका उपयोग हम एनकोडिंग, डिस्क्रिप्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चरल मेटाडेटा के लिए करते हैं। एक्सप्रेस यूजिंग XML स्कीमा लैंग्वेज of the World Wide Web Consortium. The standard is maintained as a part of the MARC standard of the Library of Congress and is being developed as initiative of the Digital Library Federation
तो इस तरह से अलग अलग स्टैंडर्ड, अलग अलग फीचर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इस तरह से मेट्स का भी एक अपना फीचर्स होता है, एक अपना फंक्शन है, जिसके बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो एक मेटाडेटा स्टैंडर्ड है जिसमें एनकोडिंग, डिस्क्रिप्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चरल मेटाडेटा का यूज होता है एज ए डिजिटल लाइब्रेरी में। एक्सप्रेस यूजिंग XML लैंग्वेज का यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम में। स्टैंडर्ड इज मेंटेन पार्ट ऑफ द मार्क स्टैंडर्ड ऑफ द लाइब्रेरी कांग्रेस। तो स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया जाता है, इसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आता है और डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन, अलग अलग लेवल पे इसका मेंटेनेंस हमको देखने को मिलता है। तो इसमें 3 प्रकार की संस्था का नाम दिया है, मार्क स्टैंडर्ड है, लाइब्रेरी कांग्रेस की, और फिर डिजिटल फेडरेशन है। ओके, तो ये संस्था के माध्यम से उसका मेंटेनेंस किया जाता है। So METS is an XML schema designed for the purpose of, तो METS XML लैंग्वेज में डिजाइन किया जाता है। तो फिर उसमें आता है क्रिएटिंग XML डॉक्यूमेंट, इंस्टेंस दैट एक्सप्रेस हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट, रिकॉर्डिंग द नेम एंड लोकेशन ऑफ द फाइल्स, उसमें नेम रिकॉर्ड किए जाते हैं और फाइल भी लोकेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं। और फिर बाद में रिकॉर्डिंग एसोसिएशन मेटाडेटा, METS can therefore be used as a tool for modeling real world objects such as a particular document types। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि METS का उपयोग क्या होता है और कैसे होता है। Depending on its use, METS document could be used in the role of submission information package, archival information package, dissemination information package और open archival information system reference model। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग पैकेज इसमें आते हैं METS में, जैसे कि SIP है, AIP है और OAIS है। अलग अलग पैकेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और फिर बाद में डिजिटल लाइब्रेरीज भी वाइस वर्सा ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज। डिजिटल लाइब्रेरी और ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में क्या अंतर होता है यहाँ पर जानकारी दी है। मेंटेनिंग लाइब्रेरी ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट रिक्वायर मेंटेनिंग मेटाडेटा अबाउट दोज ऑब्जेक्ट, द मेटाडेटा नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ digital object is both more extensive than the different from the metadata used for managing collection, printed works and other physical materials. METS is intended to promote the preservation of the interoperability between digital libraries। okay, तो इस तरह से यहाँ पर एक बात आपके ध्यान में आई होगी कि डिजिटल लाइब्रेरी और ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में कितना अंतर है और एक दूसरे से वे कैसे अपोजिट होते हैं। ओके, और अपोजिट फंक्शन उसमें दिखाई देते हैं। सो METS इज इंटेंडेड टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिजिटल लाइब्रेरी। तो
डिजिटल लाइब्रेरी का जब हम यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं कि जो इंटरऑपरेबिलिटी एक दूसरे को मदद करते हैं मेट्स के जरिए. So where traditional library may record descriptive metadata regarding book in its collection, book will not dissolve into series of unconnected pages if the library is fails to record structural metadata regarding the book's organization, nor will scholar be unable to evaluate the book's worth if library fail to not. तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की कार्य पद्धति आपको पता होगी कि किस तरह से उसमें काम चलता है. जैसे कि लोग लाइब्रेरी में आते हैं और फिर उनको बुक इशू किया जाता है और उसमें मेटा डेटा भी डिस्क्राइब किया जाता है और उसकी मदद से बुक आइडेंटिफाई किया जाता है. तो इस तरह से इस मेटा डेटा का उपयोग, मेट्स का उपयोग हम डिजिटल लाइब्रेरी में किस तरह से करते हैं ये यहाँ पर दिया है. और मेट्स इज book worth if library failed to note and for example that book was produced using Rayobi offset press. ओके, तो इस तरह से हम उसमें फेल हो जाते कभी कभार क्योंकि हमें जो बुक चाहिए होता है वो प्रॉपर जगह पे प्रॉपर टाइम में नहीं मिलता है और इस तरह से प्रॉब्लम विल बी कम देयर. ओके, बट while we are using METS metadata standard which is used in online digital library, at that time it always help to find and retrieve the information, relevant information. Okay, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी क्या है मेट्स में. However, in digital library it is possible to create ebooks like PDF files, TIFF file which can be seen as a single physical book and reflect the integrity of the original. Okay, तो इस तरह से मेट्स का जो उपयोग है वह ऑनलाइन लाइब्रेरी का जब हम इस्तेमाल करते हैं या डिजिटल लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं तब उसका उपयोग हमें होता है. देन फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी. द ओपन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेट्स means that there is not prescribed vocabulary which allow many different types of institutions with many different document types to utilize METS. The customization of METS make it highly functional internally but creates limitation for interoperability. Interoperability become difficult to when exporting importing institution have use vocabulary. मेट्स का उपयोग कब किया जाता है? जब हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और एक्सचेंज करते हैं तब उसका उपयोग ऑनलाइन पद्धति में होता है. ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं. As workaround for this problem, creation institution profile has become popular. This profile document implementation of METS specific to the institution, helping to map content in order for exchange METS documents to be more usable across institution. तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. METS की हिस्ट्री क्या है?
तो हिस्ट्री as early as 1996 the University of California Berkeley began working toward the development of system that combine encoding for outline of digital object structures with metadata for the object. तो इन 1996 में यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के द्वारा बर्कली ने क्या डेवलपमेंट किया, कंबाइन कोडिंग फॉर आउटलाइन डिजिटल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर विथ मेटाडेटा फॉर द ऑब्जेक्ट. और in 1998 this work was expanded by the Making of America second project that is called MOA second. An important objective of this project was the creation of standard digital object that would include defined metadata for the descriptive, administrative and structural aspect of digital object. तो इसकी हिस्ट्री बड़ी रोचक है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1996 में या 1996 में यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में बर्कली के द्वारा एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किया गया और कोडिंग डेवलपमेंट की गई जो डिजिटल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में थी. और उसने स्टैंडर्ड क्रिएशन के संबंध में इसको क्रिएट किया था, इस कोडिंग को. और फिर इस वर्क को आगे 1998 में अमेरिका द्वारा इस प्रोजेक्ट का विस्तार हुआ जिसे हम मेकिंग ऑफ अमेरिका सेकंड प्रोजेक्ट बोलते हैं. द प्रोजेक्ट वाज वेरी फेमस बाय द नेम ऑफ MOA डबल सेकंड बोल सकते हम. एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट was the creation of the standard for digital object that would include defined metadata for the descriptive, administrative, structural aspect of the digital object, type of structural metadata encoding system using an XML document type. Definition DTD was the result of these efforts. Okay. So type of structural and metadata encoding system using XML document type of definition that is called DTD was the result of these efforts. The MOA double DTD was limited in that it did not provide flexibility in which metadata terms could be used for elements in the descriptive, administrative and structural metadata portions of the object. In 2001, a new version of the DTD was developed that used namespace separate from the system rather than vocabulary of the previous DTD. Okay, so this revision was the foundation of the current METS schema officially named in April of that years. Okay, तो इस तरह से मेट्स की हिस्ट्री हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मेट्स का पहला जो अटेम्प्ट था डिजिटल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करने का वो कब हुआ और फिर उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था और कब एक्सपांड हुआ. ओके, तो इस तरह से यू कैन रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ मेट्स इन शॉर्ट. 7 सेक्शन ऑफ मेट्स डॉक्यूमेंट. तो मेट्स स्टैंडर्ड में मेटाडेटा स्टैंडर्ड में 7 सेक्शन होते हैं और 7 सेक्शन कौन से होते हैं यहाँ पर दिए हैं. तो उसमें मेट्स हेडर मेट्स आता है. हेडर the METS document itself such as its creator, editor, etc.
डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा इसमें आता है, और फिर may contain internally embedded metadata or point to metadata external to the mates document, multiple instances of the internal external descriptive metadata be included. Okay, फिर दूसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा सेक्शन. Provide information regarding the how files were created, store intellectual property rights, metadata regarding the original source, object from which, digital library, object drives, and information regarding provenance files comprising digital library object. As with descriptive metadata, administrative metadata may be internally encoded or external to the METS document. तो इस तरह से ये यहाँ पर दिखाई देता है. फाइल सेक्शन में क्या आता है? लिस्ट of all files containing content which comprise the electronic versions of the digital object. File elements may be grouped within file groups elements to subdivide files by object version. Although these sections is not required, it is typically included in most METS documents as it's add level functionally to the structures of the document. तो फाइल सेक्शन में अलग अलग फाइल की लिस्ट आती है वहाँ पर, और कंटेंट विच कंप्राइज इन द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डिजिटल ऑब्जेक्ट, और उस फाइल में कौन से कंटेंट आते हैं डिजिटल फॉर्मेट में वो दिए जाते हैं. फाइल एलिमेंट्स में भी ग्रुप्ड विद इन फाइल ग्रुप्स एलिमेंट्स, ऐसा उसको नाम दिया जाता है. फिर सब डिवाइड फाइल बाय ऑब्जेक्ट वर्जन. ऑल्दो दिस सेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, it is typically included in most METS document as it adds a level of functionality to the structures of the documents. Okay, तो इस तरह से अलग अलग functions इसमें दिए जाते हैं. फिर बाद में स्ट्रक्चरल मैप इसमें क्या होता है? आउटलाइन हायरार्की स्ट्रक्चर ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट, लिंक्स द एलिमेंट्स of that structures to associated content files and metadata. The structural map is the only sections required for all METS documents. Okay, तो ये सभी फाइल्स इसमें आते हैं. स्ट्रक्चरल लिंक इसमें भी आता है. Allows METS creators to record the existence of hyperlinks between nodes in the structural maps. So this is of particular value in using METS to archive website. Okay. बिहेवियरल सेक्शन इसमें क्या आता है? यूज्ड एसोसिएट executable behaviors with content in the METS object. Each behavior has a mechanism elements identifying a modules of executable code that implements behaviors defined abstractly by its interface definition. Okay, तो इस तरह से बिहेवियरल सेक्शन में अलग अलग सेक्शन आते हैं जो यहाँ पर दिए हैं. तो आगे का जो मेटाडेटा स्टैंडर्ड है वो मूड
modes metadata object description schema. Modes is short form है और M stand for metadata, O stand for object, D for descriptions and S for schema. Okay, that is called the modes. The metadata object description schema modes is an XML based. ये कौन सी लैंग्वेज में प्रिपेयर किया गया है? XML बेस है. बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन स्कीमा बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है डेवलप बाय द यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस. ओके. Network development and standard office. Modes were designed as a compromise between complexity of the mark format by libraries and the extreme simplicity of Dublin core metadata. तो मोड्स दोनों का कॉम्बिनेशन है ऐसा कहा जाता है क्योंकि डुब्लिन को बहुत ही सिंपल मेटाडेटा स्टैंडर्ड है और मार्क ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव और बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी उसमें है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक अलग मेटाडेटा यहाँ पर बनाया गया, उसे मोड्स हम कहते हैं. तो इस तरह से मोड्स के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है एट स्टार्टिंग में. हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट कैसी हुई इसकी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस network develop the mark standard office with interested expert develop metadata object in 2002. तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के जरिए मार्क स्टैंडर्ड ऑफिस और डुब्लिन कोर मेटाडेटा इसका कॉम्बिनेशन सूर्ण मध्य साधने के लिए मेटाडेटा मोड्स मेटाडेटा स्टैंडर्ड की निर्मित की गई 2002 में फॉर बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट्स. सेट दैट मे बी यूज्ड फॉर वैरायटी फॉर पर्पसेस and particularly for library application as XML schema. It is intended to be able to carry selected data from existing Mark 21 records as well as to enable the creation original resource description records. It includes subset of mark fields use language based tag rather than numeric ones. In some cases, regrouping elements from the Mark 21 bibliographic format modes was first announced for trial use in June 2002. Since January 4, 2018, it is at version 3.7. तो इस तरह से 2002 में जून में इसका वर्जन क्रिएट किया गया और फिर जनवरी 4, 2018 में इसका वर्जन 3.7 था. ओके. तो इस तरह से मोड्स की निर्मिति और हिस्ट्री किस तरह से है हम यहाँ पर देख सकते हैं. The numbers of users of modes is unknown. Implementers are encouraged to register their uses of modes in the implementations registry on the official modes website. To date, there are about 35 objects listed in the registry, although it is assumed that many others are making use of the standard. Users are primarily operating in the library of digital libraries. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोड्स के बारे में हिस्ट्री यहाँ पर दी गई कि इज़ अननोन. नंबर्स ऑफ यूजर्स ऑफ मोड्स इज़ अननोन. इम्प्लीमेंटर और आर encouraged
to register their uses of modes in the implementation registry on the official modes website. तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी, इसके जो बहुत सारे यूजर्स है वो अननोन है, हमें भले ही वो दिखाई नहीं देते लेकिन इसका यूज़ करते हैं. टू डेट देयर आर अबाउट 35 प्रोजेक्ट्स, वहाँ पर 35 प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं लिस्टेड इन द रजिस्ट्री. ऑल्दो इट इज़ अज्यूम दैट मेनी अदर्स आर मेकिंग यूज ऑफ द स्टैंडर्ड, तो उसको बहुत सारे लोग भी यूज करते हैं. यूजर्स आर प्राइमरीली ऑपरेटिंग इन द एरिया ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज and some of the registered uses are in digital libraries project at the Library of Congress. डिजिटल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में ये सब हमें देखने को मिलता है. ओके, relationship to MARC. The modes records has been designed to carry key data elements from the MARC record but does not define all the MARC fields and does not use the fields in subfield tagging from the MARC standard. तो यहाँ पर relationship to MARC कैसा होता है modes का. modes record has been designed to carry key data elements from MARC records. तो modes की निर्मित क्यों हुई, उसका पर्पज क्या था, वो हमने देखा कि मार्क में जो डेटा है वो डिराइव करना उसका मेन पर्पज था. डज नॉट डिफाइन ऑल द मार्क फील्ड्स एंड डज नॉट यूज फील्ड इन सब फील्ड टैगिंग फ्रॉम द मार्क स्टैंडर्ड. देयर आर डेटा एलिमेंट्स इन मोड्स दैट आर नॉट compatible with the mark record, so there is some loss translating from mark to modes and from modes to mark. तो जो डेटा कन्फाइंड नहीं था या डिफाइन नहीं था, ऐसा बहुत कॉम्पिटेबल जो डेटा था, जब मोड में से मार्क और मार्क में से मोड में ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, तब बहुत सारा डेटा वहाँ पर मिस हुआ. So there is some loss translating from mark to modes and from modes to mark. तो दोनों का इंटरचेंज जब हुआ डेटा, तब बहुत लॉस हुआ. There is no commitment on the part of the Library of Congress to maintain compatibility between two metadata format beyond what is convenient to the community of modes users. तो इस तरह से Library of Congress मेंटेन करती है ये दोनों मेटाडेटा को, और फिर बिटवीन मेटाडेटा फॉर्मेट बियॉन्ड एंड व्हाट कन्वीनियंट कम्युनिटी मोड्स यूजर्स. तो इस तरह से वे हमेशा यूजर का ख्याल रखते हैं कि यूजर को क्या कन्वीनियंट है, इस तरह से उसकी उनके अकॉर्डिंग वो मेटाडेटा स्टैंडर्ड की स्ट्रक्चर बनाते हैं. और इसका बेस्ट एग्जांपल है मोड्स. क्योंकि मार्क में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी और डुब्लिन कोर में बहुत सिंप्लिसिटी थी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने एक अलग वर्जन बनाया जिसको हम मोड्स कहते हैं. और कौन से फॉर्मेट में है वो, XSLT, मार्क टू मोड्स एंड मोड्स टू मार्क. रिलेशनशिप डुब्लिन कोर से क्या संबंध है. Dublin core is a simple schema, modes is for more complex. लेकिन modes थोड़ा complex है Dublin core से, वो ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं. The Library of Congress maintain crosswork in XSLT format for mapping from Dublin core to modes and from modes to Dublin core. However, no crosswork are available for mapping between qualified Dublin core and modes. तो उसमें एडवांटेज क्या आते, देखते हैं एडवांटेज क्या है इसके मोड्स के.
सो हाई कंपेबिलिटी विथ एग्जिस्टिंग रिसोर्स डिस्क्रिप्शन, मोड्स में हमें हाई कंपेबिलिटी दिखाई देती है विथ कंपेयर मार्क एंड डुब्लिन कोड, लेस डिटेल दैन मार्क, so various internal records element set can be mapped to modes. Item description from outside in DC and other simpler format can be mapped and enhanced. Okay, तो इस तरह से एडवांटेज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. Revisions to the schema are suggested and discussed on the modes listserv and approved by the modes editorial committee. The modes or MATS editorial committee is international group of volunteers responsible for maintaining editorial control over the modes and MATS and their accompanying documentation as well as for the modes and MAT XML schema. तो मोड्स की और मैट्स की जो एडिटोरियल कमेटी है उस मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उसका मेंटेनेंस का काम देखती है. ओके, और फिर देयर इज नो फॉर्मल स्टैंडर्ड बॉडी इन्वॉल्व इन द मोड स्कीमा एट दिस टाइम, और कोई फॉर्मल बॉडी इसमें मेंटेन और इन्वॉल्व नहीं है. तो मोड्स के बारे में शॉर्ट में जानते हैं थोड़ा. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डेवलप मोड्स. किसने डेवलप किया? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने. क्यों किया? फॉर मेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्क एंड डुब्लिन कोड. मोड्स was the first announced in 2002. जून 2002 में अनाउंस किया गया और मोड्स मार्क और डुब्लिन कोर का कॉम्बिनेशन करने के लिए यूज किया गया. मार्क में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी और डीसी में लेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हुआ. ओके, तो लेस कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की गई विथ कंपेयर मार्क्स एंड डुब्लिन कोर रिस्पेक्टिवली. Descriptive metadata schema that is derived of Mark 21 and intended to either carry selected data from existing Mark 21 records, enable the creations of original resource description records. तो मोड्स तैयार करने के लिए मार्क 21 से डेटा कैरी आउट किया गया. selected included subset of mark fields uses language based tags rather than numeric ones used in Mark 21 records. तो उसमें Mark 21 field रिकॉर्ड किए गए. In some cases it regroups elements from the Mark 21 bibliographic format में यूज किया गया. और like mates modes is expressed using XML schema language. और mates और modes में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई? XML लैंग्वेज यूज की गई जैसे मैथ्स में की गई थी. तो इस तरह से हम मोड्स के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. हियर वी विल टेक शॉर्ट ब्रेक. So we are watching next metadata standard, the name of EAD, that is called encoded archival descriptions. This is the full form of this database. And introduction given about this database, that
encoded archival description is a standard for encoding descriptive information regarding archival records. Archival records differ from the items in library collection because they are unique, usually unpublished and unavailable elsewhere, and because they exist a part of collection that unifies them. For this reason, archival description involve hierarchical and progressive analysis that emphasize intellectual structures and content of the collection, does not always extend it to the level of individual items within it. So following the development of the technology is the middle late in 1980s that enables descriptive encoding of machine readable finding, and it become possible for consider development of digital finding aids for archive. So work on encoding standard for archival description began in 1992. So in this way, the standard for archival description began in 1992. University of California, Berkeley, and in 1998, first version of ED was released. The same description is given about the modes here, and Berkeley, the work started in 1998 in California University, and in this way the first version of EAD was released. So the year of this is given there, and who was invented these, the name also is given there, and place of AD invention is also given there. Okay, so you remember all the date, place and name of the person. Okay, so was released in August 2015, and the Society of American Archivists and the Library of Congress are jointly responsible for the maintenance and development of AD. So in this way, in the development of AD, which kind of the organizations are participate, the name of the organization are given there. The Society of American Archivist, okay, and the second one, Library of Congress. So both organization are majorly participate in the creations of AD. AD is nothing but the metadata standard, bibliographic standard, which is used in online platform. It is now used around the world by archive, libraries, museum, national libraries and historical societies. So where this metadata standard is using, okay, the name is given there, archive, library, museum, national libraries and historical societies, right? And through the standardized system for encoding descriptions, archival of finding aids are through a standardized system for encoding descriptions of archival finding aids. AD allows users to locate primary sources that geographically remote as at its highest level, and AD finding aid include control information about description as well as description of the collection itself. So AD3 was revised in 2018.
In this way we can take the information about the EAD, bibliographic metadata standard, and how it was used and how it was developed. So let's see the history of EAD. EAD originated in or at the 1993 Society of American Archivists annual meeting in New Orleans and was headed by Daniel Pitti at University of California, Berkeley. तर अशा पद्धतीने EADची जी स्थापना आहे ती 1993 मध्ये झाली आणि ती कोणामार्फत केली गेली? अमेरिकन आर्काइव्ह सोसायटीच्या मीटिंगमध्ये न्यू ओरलियन्स मध्ये. आणि कोणामार्फत कोण त्याच्या मीटिंगचं हेड होतं? डॅनियल पिटी, द युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, बेकरली. ओके. द प्रोजेक्ट गोल वॉज क्रिएट अ डेटा स्टँडर्ड. या प्रोजेक्टचं जे मेन गोल होतं डेटा स्टँडर्ड क्रिएट करणं होतं. डिस्क्रायबिंग आर्काइव्ह सिमिलर टू द मार्कसारखं एक स्टँडर्ड असावं जे आर्काइव्ह किंवा लायब्ररी म्युझियममध्ये वापरता येईल. For bibliographic material, the initial EAD version 1.0 was released in the fall of 1998. 1998 मध्ये पहिलं वर्जन EADचं रिलीज झालं. such as standard enables archive museum and libraries and manuscript repository list describe their holdings in manners that would be machine readable and therefore easy to search, maintain and exchange. okay. तर अशा पद्धतीने या गोष्टी या ठिकाणी केल्या गेल्या. सिन्स इट्स एक्सेप्शन्स मेनी आर्काइव्ह अँड स्पेशल कलेक्शन हॅव अडॉप्टेड इट. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं स्पेशल कलेक्शन हे वापरलं गेलं. इन ॲडिशन टू द डेव्हलपमेंट अँड मेंटेनन्स वर्क डन बाय द सोसायटी ऑफ अमेरिकन आर्काइव्हिस्ट अँड द लायब्ररी ऑफ काँग्रेस. तर या डेव्हलपमेंटमध्ये किंवा मेंटेनन्स करण्यामध्ये कोण महत्त्वाची भूमिका पार पाडतं? तर त्यामध्ये सोसायटी ऑफ अमेरिकन आर्काइव्हचा समावेश होतो आणि लायब्ररी ऑफ काँग्रेस. याशिवाय रिसर्च लायब्ररी ग्रुपचा समावेश होतो. हॅज डेव्हलप अँड पब्लिश सेट ऑफ बेस्ट प्रॅक्टिस इम्प्लिमेंटेशन गाईडलाईन्स. ओके. and has developed published set of best practice implementation guideline. Guideline for EAD which lays out mandatory recommended optional elements and attributes. RLG has also provided kinds of clearinghouse for finding aids in EAT format. RLG मार्फत सुद्धा अनेक क्लिअरिंग हाऊस फाइंडिंग केले गेले फॉर्मॅट ज्याचा उपयोग आपण आर्काइव्हमध्ये करतो. Member in libraries provide RLG and URL for their finding aids. RLG automatically harvests data from finding aids, index it and provides search interface for the index, thus giving researcher the ability to search across several hundred institution collection with single query. So in this way, for technical purpose, for technical find out in the field of library, museums and archive, these EAD metadata standard will be used in large extent, and it is specially designed for working in the field of library, archive and museum. So in this way we can discuss over the EAD metadata standard, which is most important in the field of bibliographic standard. Then adoption. A numbers of repository in United States, Canada, United Kingdom, France, Australia, elsewhere have adopted and implemented EAD with varying level of technical sophistication. अनेक देशामध्ये जसं की युनायटेड स्टेट आहे, कॅनडा, किंगडम, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया अशा अनेक देशांमध्ये याचा वापर आणि इम्प्लिमेंटेशन केलं गेलं. One of the most ambitious effort is Online Archive of California
ऑनलाईन आर्काइव कॅलिफोर्नियामध्ये केला गेला. युनिक कॅटलॉग ओव्हर 5000 AD. Finding aids covering manuscript and images from institutions across the state. The French National Library Francoise Mitterrand publishes more than 19,000 AD finding aids covering archive and manuscript. The AD standard XML schema specifies the elements to be used to describe a manuscript collections as well as the arrangement of these elements. The AD tag set has 146 elements and it has used both describe collection as well as whole, and also encode details multi-level inventory of the document collection. Many AD elements have been or can be mapped to content standard and the other structural standard, increasing the flexibility and interoperability of the metadata. So AD 1.0 was an HTML document types of definition. AD 2002, the second incarnations of AD was finalized in December 2002 and made available as an XML DTD. The latest version of AD, AD3, is available as both an XML schema and DTD. तर ADची 1 जी वर्जन आहे ते कोणत्या लँग्वेजमध्ये होतं आणि 3 वर्जन जे आहे ते कोणत्या लँग्वेजमध्ये होतं ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर यामध्ये XML आणि DTD ही लँग्वेज बहुधा वापरलेली आपल्याला दिसते. तर अशा पद्धतीने आपण AD चे जे एलिमेंट्स आहेत त्याबद्दल माहिती या ठिकाणी घेऊ शकतो. नॉन proprietary encoding standard for machine readable finding aids such as inventories, registers, indexes and other documents created by archives, libraries, museums and manuscript repository to support the use of their holdings LOC. Finding aids are used not only to store metadata but to help finding resource. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की मेटाडेटा स्टँडर्ड कशा पद्धतीने तयार झाले, त्यांची हिस्ट्री कशी होती आणि कोणी ते तयार केले, कुठे तयार झाले, कोणत्या साली ते तयार झाले, त्याचा उपयोग कशासाठी होतो, कोणत्या लँग्वेजमध्ये लिहिले गेले आणि त्याचा फायदा कुठं झाला, कुठं कसा होतो. ओके, या सर्वांबद्दल आपण या ठिकाणी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. अशा पद्धतीने AD हा मेटा डेटा बिब्लिओग्राफिक स्टँडर्ड सुद्धा या ठिकाणी संपलेला आहे. त्याच्यानंतर इंडेक्सिंग सिस्टम म्हणजे काय, टेक्निक्स, असाइन, प्री कोऑर्डिनेट, पोस्ट कोऑर्डिनेट, डिराइव्ह टायटल बेस, व्होकॅब्युलरी कंट्रोल्स याच्याबद्दल आपण आता माहिती घेऊया. ओके, index nothing but the list of items. आयटम म्हणजे याच्यामध्ये बुक, डॉक्युमेंट सर्वच येतं. ओके, त्याच्यानंतर इंडेक्सिंग म्हणजे काय, different methods or procedures
of preparing index. तर इंडेक्स म्हणजे काय ते आपण या ठिकाणी बघितलं. लिस्ट ऑफ आयटम्स, त्याच्यामध्ये मग टॉपिक नेम, कीवर्ड्स नेम, बुक्स नेम, डॉक्युमेंट्स नेम येऊ शकतात. आयटम्स हा सर्वसमावेशक शब्द आहे, त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश होऊ शकतो. इंडेक्सिंग मीन्स डिफरंट मेथड्स और प्रोसिजर ऑफ प्रिपेरिंग द इंडेक्स. इंडेक्स तयार करण्याच्या ज्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत, प्रोसिजर्स आहेत, त्याचा स्टडी म्हणजे इंडेक्सिंग. ओके. The word index has it been its origin in Latin, means to point out, to guide and to locate. Okay. And index indicate refer to the location of the object or idea. तर याचा सरळ सोपा अर्थ या ठिकाणी दिलेला आहे. मीनिंग काय होतो? टू पॉइंट आउट, टू गाईड, डिरेक्ट. ओके. लोकेशन, आयडिया. या ठिकाणी दिलेला आहे. द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश स्टँडर्ड इज अ सिस्टमॅटिक गाईड टू द टेक्स्ट ऑफ एनी रीडिंग matters or to the content of other collected documentary materials, comprising series of entries with the heading arrangement in alphabetical or other chosen order and with reference to show where each item index is located. तर आपल्याला इंडेक्सचं फंक्शन काय आहे, तर ते मिनिंग आणि फंक्शन्स याच्यामधून स्पष्ट होतो. तर टू पॉइंट आउट, टू गाईड, टू डिरेक्ट, लोकेट. ओके. म्हणजे आपल्याला दिशा दाखवण्याचं काम, लोकेशन फाइंड आउट करण्याचं काम, मार्गदर्शन करण्याचं काम, पॉइंट आउट करण्याचं काम इंडेक्स करत असतं. त्याचा तो मिनिंग आहे. अँड इंडेक्स इंडिकेट or refer to the location of object or idea. So index help to us to find out the location, to find out the idea. Okay. The definition according to the British standard is a systematic guide to the text of any regarding reading matters. Systematic guide म्हणतात याला. Text of any reading matters to the contents of the collected documentary materials. Document material मध्ये हे असतं, comprising a series of entries किंवा सिरीज ऑफ एंट्रीज असते विथ हेडिंग अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल. त्याच्यामध्ये हेडिंग अरेंजमेंट असते अल्फाबेटिकल किंवा अदर काही हायरार्किकल स्ट्रक्चर त्यामध्ये वापरलेले असते. chosen order and with reference to show where each item index is located. Index is thus working tool designed to help the users find his way out the mass of document information is given subject field or document store. From the whole collection, index help to find or locate the document from the huge information from the huge collection of documents. तर मोठ्या कलेक्शनमधून किंवा भरपूर इन्फॉर्मेशनमधून आपल्याला फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन पाहण्यासाठी आपल्याला इंडेक्सचा वापर या ठिकाणी होत असतो. तर अशा पद्धतीने इंडेक्सची डेफिनेशन आपण या ठिकाणी बघितली आणि त्याचा अर्थही समजून घेतला. याच्यावरून तुम्हाला इंडेक्स म्हणजे काय, त्याचा मीनिंग काय असतो आणि त्याची प्रोसेस मेथड कशी असते इंडेक्स तयार करण्याची, ते आपण या ठिकाणी बघण्याचा प्रयत्न केला. तर यावरून तुम्हाला इंडेक्स म्हणजे काय ते समजल्यानंतर पुढे जे इंडेक्सचे जे प्रकार आहेत, त्याचे जे फंक्शन आहे, त्याची जी प्रोसिजर आहे वेगवेगळे इंडेक्स तयार करण्याच्या, त्याचे जे फीचर्स आहे, या सर्व गोष्टी तुम्हाला समजतील जर तुम्हाला डेफिनेशन चांगल्या प्रकारे समजली तर. सो हिअर वी विल स्टॉप. रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक टुमॉरो. थँक्यू.